Good to see you, class. This is Harshi, your science trainer. Today we are continuing with chapter number 9, which is motion and time. So the topics that we would be covering in this chapter are need to measure time. Why do we need to measure time? Slow and fast motion, measurement of time. Next is distance and time graph. These topics we are going to cover in this chapter. So before starting, we have warm-up exercise. Identify the type of motions shown in each of the following pictures. So in class 6, you must have studied about the types of motion. So you need to identify through these pictures and write down the name of the motion. So children, first one is a type of rectilinear motion in which we move into the straight path. Next two are the type of circular motion, and the last one is a type of oscillatory motion, or you can say periodic motion. So let's start. Need to measure time. हमें time measure करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? The necessity to measure time has been present in human societies for a considerable period. In every civilization, no matter how ancient, there is evidence of people engaging in time-keeping practices. In bygone eras, people closely observed the movement of the sun, moon and stars. तो पुराने एविडेंसेस ऐसे मिलते हैं कि सब लोग, पुराने लोग एंशियंट टाइम में भी लोग टाइम को नोट करते थे. अब वो कैसे नोट करते थे टाइम को? वो देखते थे सन राइज कब हो रहा है, सन सेट कब हो रहा है, राइज टाइम, वो मून कब निकल रहा है, स्टार्स, इनको देखकर टाइम को कैलकुलेट कर लिया करते थे. ऑब्जर्व दैट आफ्टर द सन रोज इन द मॉर्निंग इट वुड इवेंचुअली सेट. लोगों को ये पता था कि अब मॉर्निंग हो गई है, सुबह हो गई है, सूरज उग गया है और कुछ टाइम बाद ये सेट होगा, कुछ आवर्स के बाद. आवर्स तो नहीं पता होते थे, लेकिन उनको ये मालूम होता था कि अब सनसेट होगा और सनसेट के बाद नाइट हो जाएगी, दिन खत्म हो जाएगा और नया दिन शुरू हो जाएगा. सो मार्किंग द पैसेज ऑफ द कंसिडरेबल ड्यूरेशन द अलाउड देम टू प्लान एंड अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. और वो अपनी एक्टिविटीज़ उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर लेते थे कि अब सनराइज हो गया है और हमें अपनी एक्टिविटी जो उनकी प्लान्ड है वो करते थे, एंड देन उसके बाद सनसेट हो जाएगा, राइट. सो शेपिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम. सो धीरे धीरे करके टाइम को ये और पर्टिकुलर और प्रिसाइजली क्या करते गए, धीरे धीरे करके टाइम कैलकुलेट करना आ गया और लोग ज़्यादातर टाइम पर डिपेंडेंट हो गए. सो पीपल ट्रैक टाइम प्रोग्रेशन बाय ऑब्जर्विंग रिकरिंग इवेंट्स सच एज सनराइज, द काउंट ऑफ डेज बिटवीन टू फुल मून्स, द नंबर ऑफ फुल मून्स बिटवीन टू सीजन्स एंड सो फोर्थ. तो अब उन्होंने क्या क्या काउंट करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे. सनसेट सनराइज तो करते ही थे, इसके अलावा कितने दिन हैं, नंबर ऑफ डेज उन्होंने काउंट करना शुरू कर दिया. कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ डेज? फुल मून का, फुल मून के बीच में नंबर ऑफ डेज कितने हैं और दो मून्स के बीच में कितने दिन हैं और कितने सीजन्स आते हैं. इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी धीरे धीरे. उसके बाद एज द इंट्रिकेसीज ऑफ ह्यूमन एक्सपैंडेड, there arose a requirement of divide the day into smaller intervals. So धीरे धीरे इससे काम नहीं चल पाया कि भाई सुबह सनराइज हुआ और फिर सनसेट हो गया, बीच में भी टाइम को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ने लगी क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो टाइम डिपेंडेंट थी. तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने टाइम को और डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया. सिर्फ ऐसा नहीं कि फुल मून, दो फुल मून के बीच में कितने दिन है, एक सीजन में कितने फुल मून्स आते हैं, इससे हटकर अब उन्होंने और ज़्यादा प्रिसाइजली कैलकुलेट करना स्टार्ट किया. सो विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम वर डेवलप्ड. प्रेजेंटली वी मेजर टाइम फॉर डाइवर्स पर्पसेस अडेयरिंग टू स्पेसिफिक शेड्यूल्स. अब तो हम बहुत प्रिसाइजली टाइम कैलकुलेट करते हैं, इवन सेकेंड्स भी कैलकुलेट करते हैं
राइट. सो एथलीट्स होते हैं, कोई गेम्स होते हैं, सो वो बहुत ही सेकेंड्स का डिफरेंस होता है. तो सेकेंड्स पे भी कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है. 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी है, पल्स रेट क्या है, ये सब चीज़ें अब टाइम बेस्ड हो रही है. सोचो अगर ऐसा ही होता सनराइज सनसेट और 2 फुल मून के बीच में कितना गैप है. तो आज जो इतनी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, 8 o'clock हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, 6:50 वी हैव टू रीच टू द स्कूल. जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो कैसे कर पाते. तो टाइम इंटरवल और कैलकुलेशन करना और ज़्यादा लोगों ने प्रिसाइजली स्टार्ट कर दिया, राइट. सो एंड ड्यूरिंग मेडिकल चेकअप्स एंटिसिपेटिंग द अराइवल ऑफ ट्रेन्स कितने बजे आ रही हैं, आपकी फ्लाइट कितने बजे है. सो टाइम अ कंप्यूटर रिक्वायर्स फॉर गिवन ऑपरेशन, राइट. कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स रन होते हैं उसकी बात हो रही है. एंड सो फॉर द एप्लीकेशन फॉर टाइम मेजरमेंट आर वास्ट एंड डाइवर्स. अब टाइम के बिना वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ. अब इतना ज़्यादा प्रिसाइसली टाइम डिफाइन हो गया है, राइट. तो हम सेकेंड्स को, इवन नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स को भी कैलकुलेट करते हैं. However, how do we precisely define time? According to the dictionary, what is the time? Dictionary के according क्या है? Time is the interval between 2 events. For instance, we can consider sunrise and sunset as 2 distinct events. Consequently, the duration from sunrise to sunset on a specific day would constitute the time between these 2 events. So, कौन से 2 events की बात हो रही है? सनराइज एंड सनसेट. उसके बीच में कितना ड्यूरेशन है. उस सनराइज और सनसेट को 2 इवेंट माना है. उसके बीच का जो टाइम है उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग टाइम बोला जाता है, राइट. सो 2 इवेंट्स के बीच में जो ड्यूरेशन होती है उसको टाइम बोला जाता है. नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम को मेजर करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, राइट. सो अब हम जानते ही हैं टाइम के बिना आजकल तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, राइट. क्योंकि अब हमारे स्कूल में हमारी असेंबली टाइम है, फिर लंच टाइम है. लंच कितनी देर का होगा वो भी डिफाइंड है. एक पीरियड क्लास में कितनी देर का होगा दैट इज़ ऑल्सो डिफाइंड. आपका ऑफ कितने बजे होगा वो डिफाइंड है. सब कुछ डिफाइंड है, राइट. सो मेजरमेंट ऑफ टाइम. Initially, individuals employed calendars to monitor the passage of years, which were segmented into months and days through not precisely resembling to our current system. So, पहले भी कैलेंडर होता था, लोग डेज इन मंथ्स कैलकुलेट करते थे, लेकिन हमारे जैसा कैलेंडर नहीं होता था जो अब आज है. वो बहुत इम्प्रूव होता गया है और धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं. Subsequently, people began to track the progression of time throughout the day. They initiated the creation of various instruments to subdivide the day into smaller increments. पहले वॉचेस तो नहीं होती थी, क्लॉक वॉचेस ये सब नहीं होता था. ये भी तो टाइम के साथ साथ ही इन्वेंट हुई है. तो पहले लोग कैसे टाइम कैलकुलेट करते थे, तो कुछ डिवाइसेस थी. द एन apparatus designed for measuring time, this is known as clock. अभी के अकॉर्डिंग हम क्लॉक से टाइम मेजर करते हैं, बट एंशियंट टाइम में क्लॉक नहीं होती थी. तो फिर क्या होता था, सन डायल्स होते थे. ये सन डायल है. आर ग्लास है. सिमिलरली वाटर ग्लास होता था. पानी से भी मेजर किया जाता था, लेकिन एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाती थी क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते थे, राइट. सो पीपल एम्प्लॉयड इंस्ट्रूमेंट लाइक सन डायल्स एंड आर ग्लास फॉर टाइम कीपिंग. द शेडो कास्ट. सन डायल कैसे वर्क करता है, तो सन डायल में क्या होता है कि इसको धूप में रखा जाता है और इस पर डायल पर नंबरिंग्स होती है 1 to 12 और एक इस तरीके से इंक्लाइंड एक पीस लगा हुआ होता है. जब सन मूव करता है तो इसकी शेडो कास्ट होती है और उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगाया जाता है कि इस समय क्या टाइम हो रहा है. सन डायल आपको जंतर मंतर में इन न्यू दिल्ली, यू विल फाइंड इन जयपुर एज वेल. सो जंतर मंतर में यू कैन गो एंड यू कैन चेक, इवन यू कैन मेक योर ओन सन डायल एट होम एज वेल, राइट. So an hour glass was comprised of 2 rounded glass bulbs connected by a narrow glass neck.
The upper bulb was filled with sand and major quantity of sand particles gradually flowed from the top bulb into the bottom bulb. जो क्या होता था, ये सैंड ग्लास होता है, सैंड ग्लास और वी कैन से आर ग्लास. इसमें ये दो बल्ब्स होते हैं, बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2. यहाँ पर बहुत छोटा सा एक होल होता है, इसमें सैंड फिल्ड होती है और धीरे धीरे सैंड क्या होती है, नीचे गिरती जाती है. और जब नीचे वाला बल्ब फिल हो जाता है तो फिर उसको रिवर्स करके फिर से रख दिया जाता है, देन स्टार्ट फ्लोइंग अगेन. तो राइट, इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते थे. सपोज सन डायल, अब बारिश हो रही है, क्लाउडी है, सो हाउ यू विल कैलकुलेट द टाइम. सो सन डायल में क्या प्रॉब्लम होती थी, जब बारिश हुई, जब क्लाउडी डे है, राइट, सन इज नॉट देयर, सो देयर वाज अ प्रॉब्लम कि कैलकुलेट टाइम नहीं कर सकते थे लोग. और कुछ प्रॉब्लम्स आर ग्लासेस में भी होती थी, जैसे इसके अंदर सैंड फिल्ड है, सो धीरे धीरे करके फ्रिक्शन होता था जब सैंड पार्टिकल्स में. तो क्या होता था कि सैंड पार्टिकल्स क्या होते थे, घिस जाते थे, राइट. सो क्या होता था, फिर ज़्यादा सैंड फ्लो करने लगती थी, घिसने की वजह से क्या होता था, पार्टिकल थोड़े साइज में छोटे हो जाया करते थे. तो क्या होता था, फ्लो बढ़ जाता था. तो टाइम ड्यूरेशन, मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएटली, कुछ मंथ बाद, कुछ ईयर्स के बाद ऐसा होता था. सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे इनमें, तो हम एक्यूरेट टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, राइट. सो द मेजर ऑफ टाइम वाज डिटरमाइंड बाय द ड्यूरेशन इट टुक फॉर द सैंड टू फ्लो फ्रॉम टॉप बल्ब टू द बॉटम बल्ब. सो ऊपर से सैंड को नीचे बल्ब में फ्लो होने में कितना समय लगा, उसको कैलकुलेट किया जाता था. अनदर टाइम कीपिंग इंस्ट्रूमेंट नोन एज वाटर क्लॉक, इसमें पानी का यूज किया जाता था, was employed in various regions around the world. It operated based on the principle of controlled flow of water. इसमें धीरे धीरे करके वाटर फ्लो होता था और फिर टाइम को कैलकुलेट किया जाता था. लेकिन इन सभी मैकेनिज्म के थ्रू एक्यूरेट टाइम मिलना पॉसिबल नहीं था. द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी an institute in New Delhi maintains standard measurements such as meter, kilogram, second etc. for our country, right. तो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी. कहाँ है, न्यू दिल्ली में. ये मेजरमेंट्स का रिकॉर्ड रखती है, किसके लिए, इंडिया के लिए. द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, द सेकेंड, is maintained with the help of cesium atomic clock. These clocks are linked to clock in other such institute all over the world through the satellite, right. तो cesium atomic clocks हैं, seconds. अब सबकी clocks में, सबकी watches में सेम टाइम कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है. तो सबसे बेसिक यूनिट सेकेंड है, राइट. टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट भी टाइम की सेकेंड ही है. तो क्या होता है, सेकेंड को मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और आजकल ये कैसे मेजर हो रहा है, बाय सीजियम एटॉमिक क्लॉक, राइट. और ये पूरे वर्ल्ड में जितनी सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो इस सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं. सो सीजियम एटॉमिक क्लॉक क्या करती है, सेकेंड्स को मेंटेन करती है. सो दीज अर्ली, अब देखो एंशियंट टाइम से अब तक कितने चेंजेस आए हैं. इवन हम सेकेंड्स को कैलकुलेट करने के लिए भी एटॉमिक क्लॉक्स डेवलप हो गई है, राइट. द ओनली टाइम कीपिंग डिवाइसेस लैक प्रिसीजन प्रॉम्प्टिंग द नीड फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी. तो पहले जो डिवाइसेस थे, आर ग्लास था, वाटर क्लॉक थी या सन डायल्स थे, वो उतना प्रिसाइजली टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे. एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग मोर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ टाइम, अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू occurred in 1656 when Christian Huygens created the first pendulum clock. So 1656 में पहली पेंडुलम क्लॉक इन्वेंट की गई थी by Christian Huygens, right. So incorporating weight as a swinging pendulum. So कैसे होता था, पेंडुलम स्विंग करता था. अभी भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है इस तरीके की क्लॉक्स जिसमें पेंडुलम मूव करता रहता है, स्विंग करता रहता है, राइट. सो दीज क्लॉक्स प्रूव टू बी मच मोर रिलायबल देन देयर प्रीडिसेसर्स.
तो कंपैरेटिवली पहले की क्लॉक्स के या सन डायल और आवर ग्लास और वाटर क्लॉक के पेंडुलम क्लॉक ज़्यादा बेटर क्या हुई, प्रूव हुई. So this proved to be much more reliable than their predecessors. Another milestone in timekeeping was the invention of atomic clock. So cesium atomic clock, atomic clock में cesium नाम का एक मेटल यूज़ किया जाता है जो बहुत एक्यूरेटली हमें टाइम बताता है. So as of now we are using cesium atomic clock to measure the time. Renowned for this exceptional accuracy, today clocks not only indicate the time of the day but also serves as timers in ovens. oven में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लॉक है, क्लॉक में हम टाइम देख रहे हैं, अपने वॉचेस में टाइम देख रहे हैं क्या हो रहा है. और अभी कहाँ यूज़ हो रहा है, माइक्रोवेव अवन में. अगर आप टाइम सेट करते हो कि 1 मिनट के लिए आप ये ऑन रहे या 2 मिनट के लिए वर्क करें, वॉशिंग मशीन में टाइमर्स हैं, हर चीज़ में आप टाइमर्स लाते हैं. तो स्टॉप वॉचेस हैं, गेम्स होते हैं, गेम्स में वी आर यूजिंग स्टॉप वॉचेस एंड वेरियस एथलेटिक इवेंट्स. सो द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड विच एडिशनल यूनिट प्रेजेंटेड इन टेबल. तो हमारा पूछा जाता है कि अगर SI यूनिट ऑफ टाइम, सो इट इज़ सेकेंड, लेकिन और भी यूनिट्स हैं. सेकेंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं कितने, 1 घंटे में. एक दिन में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, राइट. सो ये होता है, सो 24 आवर्स इन अ डे और 365, 1/4 days means 365 days and 6 hours in a ईयर, राइट. और 10 ईयर्स मिलकर एक डिकेड बनता है, 10 डिकेड्स मिलकर एक सेंचुरी बनाते हैं एंड 10 सेंचुरीज मिलकर एक मिलेनियम बनता है, राइट. सो दीज आर अदर यूनिट्स ऑफ टाइम बट स्टैंडर्ड यूनिट इज सेकेंड ओनली एंड इट इज मेंटेन्ड बाय व्हाट, एटॉमिक क्लॉक्स. मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियोडिक मोशन. टाइम कैसे होता है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है. पीरियोडिक मोशन मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे जब मोशन की बात हुई थी. सो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जब दोबारा से मूवमेंट होता है और मतलब डिफाइंड टाइम में, ऐसा नहीं कि अगर अभी एक बार 1 सेकेंड हुआ, अगली बार 1.5 सेकेंड हो गया. नो, 1 सेकेंड सो मीन्स 1 सेकेंड. सो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मूवमेंट. So any object that is moving is said to be in motion. कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो what we will say कि वो चीज़ मोशन में है. अगर मूव नहीं कर रही है तो what we will say it is in resting condition, rest mode में है, right. In order to measure time we need a motion that repeat itself in equal interval. जो एक मोशन जो बार बार रिपीट होता है बट टाइम सेम लेता है मूव करने के लिए, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. सम एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर द रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन कितना 24 आवर्स में होता है, तो वो 24 आवर्स में ही होगा, वो ज़्यादा नहीं लेगा, राइट. सो दिस इज पीरियोडिक मोशन. द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हाउ मेनी डेज, 365 days and 6 hours it takes for one revolution, right. तो वो इतना ही लगता है, right. The revolution of the moon around the earth and to and fro movement of the spring, to and fro movement और मून अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है and oscillation of a pendulum. So oscillation we all know, एक पेंडुलम है, अगर वो पॉइंट A से पॉइंट B तक गया एंड वापस पॉइंट B से पॉइंट A तक आया, so this is considered as a one oscillation. So same time लगता है बार बार और ये मोशन रिपीट होता है, इसलिए इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं. So these type of periodic events are used to make clocks and calendars. Some of first accurate clock were based on the periodic movement of pendulum. So सबसे पहली क्लॉक जो कंपैरेटिवली बेटर टाइम देती थी किसके, सन डायल के, आवर ग्लास के और वाटर क्लॉक के, दैट वाज पेंडुलम क्लॉक. और वो ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम पे बेस्ड थी, राइट. और 1656 बाय क्रिस्टिन ह्यूगेन्स इट वाज डेवलप्ड.
राइट. सो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम होता है एक स्ट्रिंग होती है, एक पॉइंट से वो फिक्स होती है और उसके साथ एक कोई भी मास यानी कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट इसके साथ बंधा हुआ होता है, लाइक बॉब, इसको बॉब बोला जाता है, राइट. तो a setup that contains a small mass suspended from a fixed point and allowed to swing freely under the influence of gravity, it is called pendulum. तो एक पॉइंट से एक स्ट्रिंग लगी होती है, उस स्ट्रिंग के नीचे एक कोई भी मेटल का एक मास लटका हुआ होता है, यानी मास का मतलब कोई भी चीज़ हैवी उसके साथ टाइड होती है स्ट्रिंग के साथ और वो फ्रीली मूव करती है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है और ग्रेविटी की वजह से, इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, तो वो क्या होती है, इधर उधर मूव करती है. सो दिस इज कॉल्ड पेंडुलम. एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट अ स्मॉल मास लाइक अ स्टोन और अ मेटल बॉल called a bob suspended by a string. So this is the bob, blue color wala, this is bob. So when the bob moves from one position and returns to the same position, it is said to be one oscillation. Let's say अगर C से स्टार्ट किया बॉब ने, सो ये A तक आया, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये इसी पोजीशन तक जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन. ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया, फिर A से वापस C तक आया, तो मीन्स वन ऑसिलेशन काउंट होगा. द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द pendulum. For example, if the bob starts from point A and goes to point B and C and return to point A, so this is known as one complete oscillation. Right? So क्या होता है? Time taken by pendulum to complete one oscillation, it is known as time period. इसको time period बोलते हैं. एक oscillation को complete होने में जो लग रहा है उसको time period बोला जाता है. Does not depend on extent to which the bob of pendulum is displaced. उस पर डिपेंड नहीं करता, किस पर, कि कितनी दूरी तक जा रहा है, राइट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि जब एक्सट्रीम लेवल जो भी होगा हम वहां से काउंट करेंगे, राइट, एक्सट्रीम लेवल से नेक्स्ट एक्सट्रीम लेवल तक. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब यूज्ड. कितना भारी है ये उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, तो किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और वायर यूज्ड. ग्रेटर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ग्रेटर इज टाइम पीरियड. अगर थ्रेड ज़्यादा लंबा होगा, स्ट्रिंग ज़्यादा लंबा होगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड अगर छोटा होगा स्ट्रिंग तो कम टाइम लगेगा, राइट. सो ग्रेटर इज द टाइम पीरियड. Science fact. Scientists have found that atoms and molecules of substances vibrate about a mean position. Solid में क्या होता है? जो molecules होते हैं वो इधर उधर मूव तो नहीं कर सकते हैं, अपनी mean position पर रहकर ही वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट करते रहते हैं, राइट. तो ये सॉलिड में होता है. नेक्स्ट इज सम क्लॉक्स, जो हम बोलते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक, आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द ऑसिलेशन ऑफ सर्टेन क्रिस्टल्स सच एज क्वार्ट्ज. तो क्वार्ट्ज क्लॉक जो आजकल मिलती है मार्केट में, तो उसमें क्या होता है, एक मेटल होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्वार्ट्ज बोलते हैं, राइट. जो क्वार्ट्ज, इसमें क्या होता है, क्रिस्टल्स होते हैं. किसके? क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं और वो वाइब्रेशन को काउंट किया जाता है. सो दीज आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक. We have an activity to show the constancy of the time period of a pendulum, a string, a small stone or a doorknob handle and stopwatch. एक धागा चाहिए, उसके साथ आप पत्थर भी बांध सकते हो, या अगर आपके पास कोई मेटल का कोई भी चीज़ है, बॉल सॉर्ट ऑफ, तो आप वो भी बांध सकते हो, और उसको हम एक सिंपल अपने डोर के ऊपर जो हैंडल होता है उसके ऊपर बांध सकते हैं. लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए आसपास वो बॉब टकराए ना जब वो मूव करे, राइट. और एक स्टॉप वॉच हमें लेना है टू काउंट द टाइम और टू काउंट द एक ऑसिलेशन कितने टाइम में हो रहा है, ये हमें टाइम कैलकुलेट करना है.
Take a string of length about 30 centimeter, tie the stone to one end, tie the other end of the string to the door knob handle. अब हमने एक स्ट्रिंग के एक कॉर्नर पे क्या किया, बॉब या पत्थर को बांध दिया या कोई भी मेटल की बॉल उस पर बांधी और फिर हमने वो स्ट्रिंग को टाई कर दिया किस पर, डोर हैंडल पर. डिस्प्लेस द स्टोन स्लाइटली एंड लेट इट ऑसिलेट. Make sure it oscillates freely and does not rub against object or the door. तो क्या होगा, हमने उस पर किया, हल्का सा जर्क दिया और क्या होगा, वो ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा. बट हमें ये ध्यान रखना है कि वो किसी चीज़ से ना तो रब हो ना किसी चीज़ से टच हो, मीन्स कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए. सो यूज़ द स्टॉप वॉच एंड नोट द टाइम टेकन बाय स्टोन टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशन. सो एक एक ऑसिलेशन को कैलकुलेट करने में टाइम लगता है. तो उसका क्या है कि जैसे सपोज हमने 10 ऑसिलेशन काउंट कर लिए, स्टॉप वॉच में हमने टोटल टाइम ले लिया और उसको डिवाइड कर लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा. सो टेक एनी वन पॉइंट, द एक्सट्रीम पोजीशन इन द ऑसिलेशन और मीन मिडिल पोजीशन ऑफ द स्टोन एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द स्टोन क्रॉसेस दिस पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. तो या एक ही डायरेक्शन में हम ऑसिलेशन के लिए तो एक ही पॉइंट मानेंगे, या तो पॉइंट ए मानेंगे या पॉइंट बी मानेंगे, राइट. तो हमने एक पॉइंट जिस भी डायरेक्शन में लिया, वहाँ से स्टार्ट हुआ, बॉब इधर गया एंड देन वापस यहाँ आया, यानी वन ऑसिलेशन. अगेन इट वेंट लाइक दिस, देन इट विल कम टू द पॉइंट ए, मीन्स 2 ऑसिलेशन. सो इस तरीके से हमें टोटल 10 ऑसिलेशंस काउंट करने हैं. स्टॉप वॉच की हेल्प से हम 10 ऑसिलेशंस काउंट कर सकते हैं एंड देन वी कैन कैलकुलेट. डिवाइड द टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन बाय 10. जितना भी टाइम लगा स्टॉप वॉच से हम कैलकुलेट कर लेंगे. उस टाइम को हमने कितने से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम 10 ऑसिलेशन काउंट कर रहे हैं. तो हमें क्या होगा, एक ऑसिलेशन का टाइम मिल जाएगा. सो रिपीट द एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स विदाउट चेंजिंग द अरेंजमेंट. कंपेयर द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड्स ऑब्टेन. तो ये आप बार बार कर सकते हो एंड यू कैन कंपेयर द टाइम. सो द टाइम पीरियड इज सेम इन ईच द केस. So what is the conclusion? Conclusion is this shows that constancy of the time period of the pendulum. मतलब टाइम बराबर लगता है इधर से उधर मूव करने के लिए, बार बार ऑसिलेशन में डिफरेंट टाइम नहीं लगता. So this means that if the length of the pendulum is fixed, its time period is constant, right? So इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना हैवी हमने कोई मेटल या बॉब कितना हैवी है कितना लाइट है, पर फर्क किससे पड़ता है, इट मेक स्ट्रिंग मेक्स डिफरेंस, राइट. स्ट्रिंग अगर लंबा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, स्ट्रिंग अगर छोटा है तो कम टाइम लगेगा. सो दिस वाज वंडरफुल डिस्कवरी. साइंटिस्ट बिगेन टू बिल्ड न्यू क्लॉक्स बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ द pendulum or pendulum clock invent हुई. How fast or slow an object travels depends on the time it takes to travel a certain distance. It is closely related to the measurement of time. We will now discuss slow and fast motion. तो जो pendulum clock बनी सबसे पहले वो based on the oscillation theory थी कि हर बार oscillation में same time लगता है अगर स्ट्रिंग की लेंथ को बार बार घटाया या बढ़ाया ना जाए, राइट. सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग स्लो एंड फास्ट मोशन. स्लो एंड फास्ट मोशन दो चीज़ों के कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है. देन ओनली वी कैन कम टू नो कि कौन सी चीज़ फास्ट मूव कर रही है, कौन सी स्लो मूव कर रही है, राइट. सपोज आई एम राइडिंग अ बाइसिकल, आई डोंट हैव एनी कॉम्पिटिटर विद मी, तो मुझे किससे कंपेयर करेंगे, हाउ यू विल कंपेयर कि मैं फास्ट बाइसिकल राइड कर रही हूँ या स्लो राइड कर रही हूँ, राइट. सो कंपेयर करने के लिए लेट्स से कोई स्कूटर पर आया एंड दैट पर्सन क्रॉस्ड मी, तो क्या होगा, डेफिनेटली कि हमें ये बोलेगा कि मेरी स्पीड, साइकिल की स्पीड कम थी कंपैरेटिवली अ पर्सन हु वाज ड्राइविंग स्कूटर, राइट. सो दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. सो ऑब्जेक्ट्स में ट्रेवल फास्ट और स्लो. फॉर एग्जाम्पल वी मे ऑब्जर्व दैट एन एरोप्लेन ट्रेवल्स वेरी फास्ट वाइल बाइसिकल इज
स्लो। अगर बाइसिकल और एरोप्लेन को कंपेयर किया जाए, सो ऑब्वियसली एरोप्लेन फ्लाइज फास्ट, स्पीड एरोप्लेन की ज़्यादा होगी. What precisely do we mean when we use the term fast and slow? So when we say body moves fast or slow, we refer its speed. So जब भी हम ये बताते हैं कि ये चीज़ कंपेयर करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स में कि कौन सी चीज़ फास्ट मूव कर रही है और कौन सी स्लो मूव कर रही है, सो विच मीन्स वी आर कंपेयरिंग द स्पीड. हम स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं. So the speed of an object is defined as the distance travelled by it in unit time. और यूनिट क्या है? टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड. तो यानी कि सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. स्पीड की है बात कर रहे हैं. टाइम की यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट और SI यूनिट इज सेकेंड, और स्पीड की मीटर. तो दोनों की क्या हो गई? डिस्टेंस कितने दिन में ट्रैवल किया? मीटर पर सेकेंड. सो देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स फास्टर कवर्स मोर डिस्टेंस इन अ सेकेंड एज कंपेयर टू एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स स्लोअर. राइट. सो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेट कैसे करते हैं स्पीड का. 4 एथलीट्स हैं, श्रेया, रोहिणी, सबीना एंड कीर्ति, participated in a race. So they took 20 seconds, 22 seconds, 25 seconds and 28 seconds respectively to reach the finishing line. What do you think can ran the fastest and who ran the slowest? So अब इन चारों में से you can easily identify the person who ran fast, who were the fastest among all of them. So किसने सबसे जल्दी complete किया? First one, because first one was Shreya. Shreya was the fastest one because she took only 20 seconds to reach to the finishing line. 20 second में वो finish line तक पहुंच गई. We can calculate the speed of an object if we know the distance it travels in given amount of time. तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें डिस्टेंस पता हो, टाइम पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं? स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. सो इन अबव एग्जाम्पल लेट अस से इट वाज 100 मीटर रेस. राइट. 100 मीटर रेस के लिए चारों, यानी फिनिशिंग लाइन कहाँ है? 100 मीटर पर फिनिशिंग लाइन है. सो श्रेया रैन द रेस इन 20 सेकेंड्स. What is Shreya's speed? So speed कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस. जैसे यहाँ पर है डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है, और कितना टाइम लिया श्रेया ने कंप्लीट करने के लिए? 20 सेकेंड. सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड. यानी एक सेकेंड में श्रेया 5 मीटर्स तक दौड़ी थी, यानी उसने एक सेकेंड में 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया. सो टोटल 20 सेकेंड्स में उसने 100 मीटर की रेस को कंप्लीट किया. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड. सो फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर दैट एरिया. राइट. द डिस्टेंस. Similarly, calculate the speed of Rohini, Sabina and Kirti. तो आप इसी तरीके से बाकी लोगों की भी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो. लाइक रोहिणी की स्पीड है 22 सेकेंड. सो बट कितना कवर किया डिस्टेंस? 100 मीटर. राइट. सो 100 डिवाइडेड बाय 22 सेकेंड. सो यू विल गेट द स्पीड. सिमिलरली यू कैन काउंट द स्पीड ऑफ अदर्स एज वेल. राइट. सो द स्कूल बस covers distance 8100 meters in 2700 second. Calculate its speed. So हर बार सिर्फ मीटर्स में स्पीड तो नहीं होगी. लाइक अगर हम एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं, इफ़ वी आर कवरिंग द डिस्टेंस बाय बस और बाय कार, तो सिर्फ मीटर पर सेकेंड तो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई है.
तो हमें बड़ी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर्स ट्रेवल किया, राइट. तो हाउ वी विल कैलकुलेट दैट? So we know that speed is given by distance traveled divided by time taken. This was the formula. Speed is equal to distance traveled divided by time taken. So कितना बस कितना चली थी? 8100 मीटर, और कितने सेकेंड्स में? 2700 सेकेंड्स में चली थी. So if you will divide, so this would be coming 3 मीटर पर सेकेंड. कितना कैलकुलेट आया? सेम जो हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा था, सेम एग्जाम्पल इसी में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यूनिट हाई कर दिया. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जब हम मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज करेंगे और सेकेंड्स को आवर्स में चेंज करेंगे, राइट. बट अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. 8100 मीटर बस ने ट्रैवल किया था 2700 सेकेंड्स में. सो दिस वुड बी डिवाइडेड, एंड स्पीड क्या आई बस की? 3 मीटर पर second. So this is how we can calculate the speed, right? Speed is equal to distance traveled divided by time taken. In practice, very few objects travel at constant speed for a long. ऐसा नहीं होता कि अगर हम स्कूटर से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो सेम स्पीड मेंटेन करें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. ऐसा नहीं होता ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. लेट्स से ट्रैफिक है, रेड लाइट है, कुछ और प्रॉब्लम आ गया है, लेट्स से कि कोई मिल गया, उससे बात करने लगे, या फिर कोई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट. सो हर बार कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है. सो योर स्कूल बस में स्पीड अप एंड स्लो डाउन मेनी टाइम्स ऑन द वे टू स्कूल. सो बहुत बार क्या होता है, जब हमें रास्ता साफ मिलता है तो क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब रेड लाइट हो जाती है, हमें रोकना पड़ता है, या स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, तो हमारी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है. टू एस्टिमेट द स्पीड इन सच केसेस वी यूज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड. तो हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड लेते हैं. तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है. इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस. सो बार बार मेंटेन करना कि इतने सेकंड्स तक इतनी स्पीड रही, फिर हमने ब्रेक लगाया, फिर उसके बाद स्पीड स्लो डाउन हुई, देन फिर रेज हुई. सो दिस इज वेरी टीडियस टास्क, राइट. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द डेटा. तो क्या करते हैं, हम एवरेज स्पीड लेते हैं. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमने टोटल कितना ट्रैवल किया और टोटल कितना टाइम लगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी. नाउ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्पीड. सो डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड कंटेस्ट, स्पीड इज मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, राइट. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मीटर पर सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, बट हमारी हायर यूनिट्स भी होती है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर ड्राइविंग और वी आर ट्रैवलिंग बाय कार और बाय प्लेन, तो उसमें क्या होगा, मीटर पर सेकेंड तो काम नहीं करेगा, तो क्या करेगा, किलोमीटर्स पर आवर. So you have already know that SI unit of speed is meter per second. Other commonly used units are kilometer per hour and miles per hour, right. ये major बड़ी units हैं. So when we talk about the speed of aeroplanes and cars, it would be more appropriate to use kilometer per hour और minutes per second. क्या ज़्यादा appropriate होगा, surely kilometers per hour. So let us see how speed of the school bus can be expressed in kilometer per hour. अब इसी example को हम किलोमीटर पर आवर से कैलकुलेट करेंगे. अभी हमने किससे किया था, अभी हमने किया था मीटर पर सेकेंड के थ्रू. नाउ कितना ट्रेवल किया बस ने, 8100 मीटर, राइट. सो 8100 मीटर को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सो वी ऑल नो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, करेक्ट, इट इज 1000 मीटर्स. तो क्या होगा, अगर हम 1000 मीटर से डिवाइड कर देंगे, सो 8.1 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर 100 मीटर्स, राइट. सो 8.1 किलोमीटर इज द आंसर. अब क्या करेंगे, सेकेंड्स को कैलकुलेट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे किसमें, आवर्स में. सो कितना टाइम लिया था, 2700 सेकेंड्स. सो डिवाइड बाय 3600. अब ये 3600 क्या है, 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट. सो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं,
60 मिनट्स होते हैं तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज 3600. सो ये 3600 क्या हुए, सेकेंड्स हुए. सो 3600 से अगर हम डिवाइड करते हैं सो आंसर वुड बी 0.75 आवर्स. तो हमने क्या किया, इनको बिगर यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया एंड देन we will calculate the time with the same formula. So, average speed is equal to total distance traveled by total time taken और ये आपकी स्पीड आ गई 10.8 किलोमीटर पर आवर. यानी बस ने 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया, 10.8 किलोमीटर्स. राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट. आप यूनिट्स चेंज कर सकते हो, यूनिट्स चेंज करके you'll get the answer. So children, this is the speed and distance traveled by a vehicle. vehicle में एक मीटर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू हम स्पीड चेक कर सकते हैं और टोटल हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट वी कैन काउंट. सो स्पीड काउंट करने के लिए ये होता है स्पीडोमीटर और टोटल डिस्टेंस यानी कितने किलोमीटर्स हमने ट्रेवल किया है उसके लिए होता है ओडोमीटर. So distance कितना travel किया is measured by the odometer, whereas the speed of the car or any medium, right, speed कितना था, that is counted by speedometer. तो ये दोनों आपके 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में इंस्टॉल्ड होते हैं एंड आप अपना वहाँ से स्पीड चेक कर सकते हैं कि हमारी करंट स्पीड कितनी है और कितने किलोमीटर्स हमने ट्रेवल किया है. राइट. सो द व्हीकल स्पीड इज मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर while the distance covered is indicated by the instrument known as odometer. राइट. और ये दोनों इंस्टॉल्ड होते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमने कितना किस स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. नाउ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ. अब हमें पता है हम इस डेटा को ग्राफ में कैसे शो कर सकते हैं. राइट. सो जनरली अ व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन रोड डज नॉट ट्रैवल एट कांस्टेंट स्पीड. हमें पता है कि कांस्टेंट स्पीड में ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है थ्रू आउट इट्स जर्नी. सो इफ वी नोट दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम every second or every minute will get a clear picture of its speed at different points of time. Right. So हमें क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से हम एवरेज स्पीड काउंट करते हैं. बट अगर हमें डेटा शो करना है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम पर मिनट के बेसिस पर भी काउंट कर सकते हैं, सेकंड्स के बेसिस पर भी काउंट कर सकते हैं. द डेटा ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन कैन बी प्रेजेंटेड इन मैनी वेज. वन मेथड वुड बी make a table. See the table 1, the information given in table 1 can also be represented in graph. तो अगर हमें ग्राफ में भी डेटा दिखाना है तो उसके लिए भी टेबल मेंटेन करना ज़रूरी है. फर्स्ट यू नीड टू फिल द डेटा इनटू द टेबल एंड देन यू विल मेक द ग्राफ. राइट. सो अब क्या करेंगे, इसमें 2 एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. सो वाई एक्सेस में हमेशा डिस्टेंस हम लेंगे और एस एक्सेस पे हम लोग लेंगे क्या, टाइम कितना लगा. राइट. सो ये टेबल है, टेबल में हमने डेटा फिल किया है. फर्स्ट कॉलम इज टाइम इन मिनट्स एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर्स. लाइक यहाँ पर कितना लगा टाइम, 2 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल किया. कोई भी व्हीकल है 2 मिनट में उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया. 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 6 मिनट में 6 किलोमीटर. अब 8th मिनट में आकर स्पीड थोड़ी स्लो डाउन हो गई और उसने कितना ट्रैवल किया, सिर्फ 7 किलोमीटर. राइट. उसके बाद 10 मिनट्स में और स्लो डाउन हो गई, अब हो गया 8 किलोमीटर्स. राइट. और सो ऑन. 12 किलोमीटर्स के बाद 9, 14 मिनट्स में 9, 16 मिनट्स में 9, 18 मिनट्स में 9. सो ये 9 क्या शो कर रहे हैं कि इसका मतलब ट्रैवल नहीं कर रही है कार. राइट. कार है या बस है या स्कूटर है, कुछ भी है, वो ट्रैवल नहीं कर रहा है क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है और टाइम इंक्रीज हो रहा है. सो या तो वो रुकी हुई है, मे बी रेड लाइट है या बंद है, कुछ भी हो सकता है. मीन्स द कार इज नॉट ट्रैवलिंग. सो अब हम इसको ग्राफ में इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं.
वी हैव मेड अ टेबल। अब इस टेबल को हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। तो दो एक्सेस हैं, 0 इज द मीटिंग पॉइंट और 0 से x एक्सेस पे हमने क्या डिफाइन किया, टाइम इन मिनट्स। तो x एक्सेस पे हम क्या करते हैं, टाइम इन मिनट्स लेते हैं और y एक्सेस पे हम लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर्स, राइट। तो अब इसी डेटा को हम ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करें, सो 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर्स, 4 मिनट्स में 4 किलोमीटर्स, राइट, इस तरीके से बन जाएगा। एंड 6 मिनट्स में 6 किलोमीटर्स, राइट। तो क्या हो रहा है, हमें ये इंक्रीजिंग वे में दिख रहा है हमें। बट अब क्या हुआ था, 8 मिनट में कितना स्पीड स्लो हो गया, 7 किलोमीटर ही ट्रैवल हुआ। सो 8 में ये थोड़ा सा कर्व आएगा, राइट। तो ए काम, फिर उसके बाद 10 मिनट्स में और रिड्यूस हुआ, 10 मिनट्स में कितना हुआ, ओनली 8 किलोमीटर्स। तो ये ग्राफ, ये जो लाइन है ये थोड़ा सा बेंट हो गई। उसके बाद 12 मिनट्स में कितना, 9 किलोमीटर। तो ये देख रहे हो आप, बेंटिंग हो रहा है, इसका मतलब स्पीड स्लो डाउन है। अगर ऊपर जाता तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही थी, राइट। अब क्या हुआ, स्पीड कम हुई है और उसके बाद कांस्टेंट स्पीड आ रही है, विच शोज दैट इट इज नॉट मूविंग, व्हीकल इज नॉट मूविंग। सो दिस इज हाउ we can make table and we can represent the data into a graph. So we can get the following points by examining the distance time graph. Suppose आपके पास ये data नहीं है, आपको किसी ने ये graph दिया है, so you can also understand with this graph कि 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 6 मिनट में 6 किलोमीटर, उसके बाद 8 मिनट में टाइम, मतलब किलोमीटर्स जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं और 12 किलोमीटर्स में आकर सिर्फ 9 किलोमीटर्स ही ट्रैवलिंग हुई है। सो द स्टीपनेस ऑफ स्लोप, स्टीपनेस ऑफ स्लोप क्या है, ये जो स्टीप है, स्टीपनेस ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द स्पीड। इससे हमें क्या पता चल रहा है, स्पीड। इफ द स्लोप इज ग्रेटर, इफ द स्लोप इज स्टीपर देन 0a, अगर इससे ज्यादा होता तो इसका मतलब स्पीड और ज्यादा है, अगर नीचे होता तो इसका मतलब स्पीड कम है। सो स्पीड इज लाइक, अगर ज्यादा होता, लेट्स से 2 किलोमीटर में उसने 2 मिनट में 2 किलोमीटर की जगह 3 किलोमीटर की होती, सो यहाँ पर आ जाता, तो ये स्लोप यहाँ आ जाता, ठीक है। तो ये चेंज हो जाते हैं ग्राफ। द स्पीड इज 0 इफ द ग्राफ इज फ्लैट, और ये B से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 0 स्पीड आ रही है, तो इसका मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, राइट। सो वी कैन अंडरस्टैंड विथ ग्राफ एज वेल। इफ वी assume that vehicle moves at the constant speed, it covers the same distance in equal intervals of time, so data would be shown like table 2। अब इस टेबल में आप डेटा देखो, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 4 मिनट में 4, 6 मिनट्स में 6 किलोमीटर्स, सो 18 मिनट्स में 18 किलोमीटर्स, यानी कांस्टेंट स्पीड। जब से ड्राइविंग स्टार्ट हुई है, जब से मोशन स्टार्ट हुआ है, टिल 18 मिनट्स तक का डेटा है ये। सो 18 मिनट्स में 18 किलोमीटर्स ही ट्रैवलिंग हुई है, तो ये एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। सो नाउ इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस डेटा, इट विल बी शोन, इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक सेम स्पीड में ट्रैवलिंग हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। In other words, a body is said to be in uniform motion if it is cover equal distance in equal interval of time. So right, same time, मतलब time भी time के according equal distance में cover हो रहा है और same speed पे चल रहा है, so this is called uniform motion. The motion of a body is shown in the previous graph is non-uniform motion. तो जो पहले वाला हमने देखा था जिसमें स्पीड धीरे धीरे करके स्लो हुई और फाइनली टाइम बढ़ रहा है लेकिन रुक गई कार या बस, तो क्या था, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। और यहाँ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर ये देखो, स्टीप जो स्लोप है
ये बढ़ रहा है, कहीं नीचे की तरफ बेंड नहीं हो रहा या ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा. Sorry. So graph 1 shows the distance traveled by an object at given time. The motion of an object can be analyzed in many different ways. So let us consider the motion of the object represented in graph 1. So which shows that object travel at different speed over time. So पहले वाले graph से क्या पता चल रहा था? Different speed, different time. So uniform motion. यहाँ पता चल रहा है same speed, same time. So this is the example of uniform motion. Now we can present this data in chart as well. So pie chart में दिखा सकते हैं. So pie chart में percentage की form में हमने दिखाया. Like 0 this red area is 1 kilometer per minute. So हमने बात की it is 33.3%. Similarly अगर half किलोमीटर पर मिनट तो वो इतना था. ये बात हो रही है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की. और स्टेशनरी जो था यानी कि कोई मूवमेंट नहीं था वो इतना परसेंट था, येलो वन. इसको हम बार ग्राफ में भी दिखा सकते हैं. दिस इज पाई चार्ट. इसको हम बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो कॉमनली यूज चार्ट्स. नोट व्हेन वी ट्राई टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट वी यूजुअली रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट. दिस पॉइंट इज यूजुअली द ओरिजिन. हमेशा ये पॉइंट रहेगा 0 पॉइंट विच इज कॉल्ड origin point और x एक्सेस और y एक्सेस. y एक्सेस में किलोमीटर्स डिफाइन करते हैं और वी कैन से डिस्टेंस. और x एक्सेस पर वी आर डिफाइनिंग द टाइम. We provide a numeric value of an object locating by placing it either in the positive direction or in the negative direction in relation to the reference point. So we usually take x is equal to 0 always as the starting point. So हम एक टेबल बना सकते हैं. We can put the data into the table और उसको different तरीके से बार ग्राफ की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में और नॉर्मल ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So now we have one more activity to plot the distance versus time graph for uniform motion. This is for your own self. You can make your graph. आपके पास एक ग्राफ बुक होगा तो उसमें as per this data you can make your own graph, right? Distance और time का graph आप उसमें बना सकते हो, right? So children, it's time to do the exercises what we have learned in this chapter. Darken the correct option in OMR sheet. First question, in a circuit diagram the various components of the circuit are represented by, and the correct option is standard symbol. So I am darkening the one circle for you. Rest all you need to do. The answer is D. So let me do it one more time with the black one. Answer is D. Similarly you need to darken the circle for rest of the options. Next question is, the heating effect of an electric current is used in an electric bulb, electric toaster or room heater or all of these. So correct is all of these. An electric fuse is an electric circuit, an element in a bulb. It is a safety device. Next is, when an electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. Next is, a hammer, a gong and a soft iron strip are all part of an electric bell. Children, next question, fill in the blanks. Under this, first fill up is 2 or more cells joined together to form a battery. Absolutely correct. Next is, the electric fuse operates on the principle of heating effect of current. Next is, for electric current to flow, the wire should not have any gap. Next is, a fuse is said to be blow when the circuit is overloaded. And the fifth one, in the electric bell, it is a hammer that strikes the gong. So let's proceed for next question, which is true and false. We need to write down T for the true statements and F for the false one. First is, a wire carrying current shows magnetic properties. So this is correct.
Next one, the strength of an electromagnet does not depend on the number of turns of the wire around the core, which is false. It depends, right? Next one, an electromagnet stop behaving like a magnet when the electric current is switched off. Again, true. Electromagnets are used in loudspeakers, electric motors and electric fans. Correct. Next is, in an electric bulb, the soft iron strip gets attracted to the interrupter when an electric current flows through the electromagnet. Again, true. Children, next is very short answer type questions. First is, what is the name given to the unbroken path through which an electric current flows? So it is a circuit. Question number 2, what is the another name of a switch, which is button? Question number 3, does the wire get heated or cooled when an electric current flows through it? So wires gets heated. Next is, name the factors on which strength of an electromagnet depends. So it depends number of times the wire is turned, and the second one, amount of current flowing through it. Next question, name 4 electrical devices which make use of heating effect of a current. So it is using in electric irons, electric ovens, hair dryers, electric heaters, toasters, etc. Next question is short answer type question under this category. First question, list the 3 conditions that have to be fulfilled for electric current to flow. So 3 conditions that have to be fulfilled for electric current to flow are: first, source of electricity such as cell and a battery. Next, complete circuit. Circuit has to be completed. It should not be broken or open. Next is conductive material. The wire should be made up with the conductors only. Right, children? Next is, what is the heating effect of electric current? So children, next question is, what is the heating effect of electric current? Heating effect of electric current: when electric current passes through an electric conductor or a wire, it gets heated up. This is called the heating effect of electric current. Question number 3, what is solenoid? It is a device that can be used as an electromagnet. It is a mode of a long wire that has been wound many times into a tightly packed coil. It has a shape of a long cylinder. Next is, name any 3 parts of the electric bulb. Bell. It is a gong, hammer or electromagnet. Next question, give reasons of the following. First is, an electric current does not flow in a circuit when the switch in a circuit is open. So there are 3 reasons. The circuit is incomplete, and because of this, electricity is not flown in the circuit. The path of electricity is blocked, or electricity cannot flow in open circuit. Next question, the wire in an electric fuse is made of material that melts easily. It is because it breaks the circuit and prevent damage from the excessive current flow. Question number 3, an electric bulb feels hot to touch after it has been on for some time. So why it happens so? It is because it converts electricity into both light and heat, and because of this you feel hotness of the bulb. Next is, a magnetic needle gets deflected when it's brought close to a current carrying conductor. It is because the electric current creates a magnetic field which influences the needle's direction. Last one, the soft iron strip of an electric bell gets attracted to the electromagnet when electric bell is switched on. So answer is, the electromagnet produces an electric field that pulls the strip towards it. Next is long answer type question. This is your homework. I would appreciate if you'll do it.
on your own, because we have already covered these topics while explanation of the chapter. So children, that's all for this chapter. Hope you have enjoyed the session. We will meet in the next class of science. Till then, stay connected. Bye and take care.